दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और इस लेक्चर सीरीज में कोशिश करूंगा मैं कि धारा 1 से लेकर के अंतिम धारा 238 तक की पूरी बातें समाहित हो जाएं। और इसके लिए हम लोग लगभग 15 से 20 लेक्चर लेंगे। और इस लेक्चर सीरीज में चाहे आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट हों या एलएलबी के स्टूडेंट हों, या आपको एपीओ या जुडिशरी का मेंस लिखना हो, हायर जुडिशरी का मेंस लिखना हो, या किसी एग्ज़ाम का प्री आपको देना हो, तो सभी के लिए कोशिश होगी कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किए जाएंगे। तो रोज़ की दिनचर्या में जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो पेपर वाला आपको पेपर दे जाता है, दूध वाला आपको दूध दे जाता है, आप गाड़ी में बैठ के ऑटो में बैठ कर के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आप किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या संविदा विधि की बात करते हैं तब आपको लगता है कि हम किसी लॉ की बात कर रहे हैं। तो इसी वे में आपको व्यवहारिक उदाहरणों के साथ अपनी दिनचर्या को जोड़ते हुए लॉ को पढ़ना है, समझना है, और विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो इस संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी बात आपको बिल्कुल आसानी से और एग्जैक्टली परफेक्टली समझ में आएगी। इस वीडियो में जो स्लाइड्स होंगे वो आपको इंग्लिश में दिखेंगे, लेकिन मैं उनके जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनको हिंदी में प्रोनाउंस करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से हिंदी में। तो आप चाहे इंग्लिश भाषा के हों या हिंदी भाषा के हों, सभी के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल होगा। तो इस संदर्भ में यदि हम लोग बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो यहाँ आपको 3 शब्द देखने को मिल रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक ये ईयर है। तो यानी इंडियन वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये इस संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है कि ये जो विधि बनाई जा रही है ये भारत के लिए, यानी हमको बाकी देशों की विधि के बारे में नहीं जानना समझना है, भारत के लिए भारत की विधि की बात या भारतीय संविदा विधि की बात करने जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे अभी कि हम किस शब्द को या किस ट्रांजेक्शन को, किस समव्यवहार को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। और एक्ट की बात की जाए अगर, तो एक्ट का मतलब है कि किसी विधायिका में, चाहे वो राज्य की विधायिका हो या केंद्रीय विधायिका की बात करें आप तो पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में आपने किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया, फिर वहाँ से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस के बाद वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है, एसेंट मिलते ही वो एक्ट बन जाता है। तो उसी एक्ट की यहाँ पे बात की गई है। और जो ये किसी भी एक्ट के बाद ईयर आपको दिखता है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ईयर में इसे बनाया गया था। लागू कब हुआ ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ जो ईयर लिखा हुआ है उसी ईयर में ये लागू हुआ हो। लागू होने के 3 तरीके होते हैं। अगर लागू होने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया अधिनियम में, तो मान लिया जाता है कि जिस दिन प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है उसी दिन अधिनियम लागू हो जाता है। दूसरा तरीका है कि उसी एक्ट में लिख दिया जाता है कि ये अधिनियम इस दिन से लागू होगा, तो निश्चित रूप से वो उस दिन से लागू होगा। और अगर ये दोनों तरीके नहीं अपनाए गए तो तीसरा तरीका अपनाया जाता है कि उस अधिनियम में ये लिख दिया जाता है कि गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन इशू करके इसे लागू कर सकती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लागू होता है। और तीनों का उदाहरण आप देखें यदि, तो अब इस संविदा अधिनियम की बात करें तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कि पहले, यानी सितंबर के पहले दिनांक से ये 1872 को लागू होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा इसे बाद में लागू करेगी। तो यानी बना था वो 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन सरकार ने लागू किया 1 जुलाई 2024 से। तो ये तरीका होता है लागू करने का। अब संविदा की बात की जाए तो जैसे मैंने अभी कहा कि दूध वाला आपको दूध दे जाता है, अखबार वाला आपको अखबार दे जाता है, आप ऑटो पर बैठते हैं, कहीं जाते हैं, उसको किराया देते हैं, आप महसूस भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि आप किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन सभी संव्यवहारों में आप संविदा विधि के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं, और इन्हीं संव्यवहारों को हम संविदा कहते हैं। जब आप, यानी और विशेष रूप से अगर बात की जाए तो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक बातों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य रूप से इसमें व्यापारिक बातों को, यानी जहाँ लेन देन होता है या क्रय विक्रय हो रहा है या इस तरह का कोई वाणिज्यिक व्यापारिक संव्यवहार होता है, वहीं पे हम संविदा को लागू करते हैं, या उसी संव्यवहारों को कवर करने का संविदा विधि का एस्पेक्ट भी है, और उसी पर्पस से ये बनाया भी गया। तो अब अगर इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो जैसा भी मैंने कहा कि ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, और किस लिए बना था कि सभी तरह के वाणिज्यिक संव्यवहारों को समाहित करने के लिए, शामिल करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनको डील करने के लिए, यानी सामाजिक, राजनीतिक और
पारिवारिक मैटर को इसमें कवर करने का कोई हमारा आशय नहीं था, यानी विधि का आशय नहीं था। और सर जेम्स स्टीफेन के द्वारा इसे बनाया गया माना जाता है, क्योंकि वो उस समय चेयरमैन थे लॉ कमीशन के और उन्हीं के देख रेख में ये बना, तो इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने इसको फ्रेम किया था, यानी इनको उनका उसका फ्रेमर्स माना जाता है, ड्राफ्टमैन माना जाता है। अब यदि संविदा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर संविदा शब्द देखा, तो अभी जैसा मैंने कहा कि दूध वाले से आपने दूध लिया, अपने दुकान पे बैठ के चाय पी, अखबार लिया आपने, तो ये संविदा है। लेकिन इस तरह के जितने भी संव्यवहार आप करेंगे वो सभी संव्यवहार संविदा नहीं होते, यानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों को यदि हम थोड़ा सा फॉर्मल वे में देखने की कोशिश करें कि संविदा का जन्म कैसे हो सकता है, तो अगर इसको एक फॉर्मल वे में परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ दैट क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन टू डू और, यानी कोई कार्य करने या न करने के लिए जब दो व्यक्ति आपस में कोई करार कर रहे होते हैं तो इसी बात को हम संविदा कहते हैं। लेकिन सभी करार को नहीं कहेंगे, बल्कि जिस करार को हम इन्फोर्स कर सकते हैं उसी को हम संविदा कहेंगे। अब इस बात को, यानी यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीमेंट या करार वर्ड यूज़ किया, तो करार क्या है, तो दो व्यक्तियों का म्यूचुअल एसेंट यानी परस्पर सम्मति देना किसी बात के लिए, यही अपने आप में एग्रीमेंट है। और यही एग्रीमेंट जब आप इन्फोर्स कर पाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कोई कॉमन इंटेंशन लेकर के कोई कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड्स करना। और ये कैसे, किस माध्यम से, ऑफर और एक्सेप्टेंस के माध्यम से मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, कॉमन इंटेंशन हो, तो इसी बात को हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। और यही एग्रीमेंट जब इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू, तो इसी को हम करार या संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दो शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दोनों का अपना अपना अगर विधिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का मतलब अलग है, लेकिन कॉमन पीपल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड वो बिल्कुल सिमिलर यूज़ कर लेते हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखने की बात करें तो सुबह सुबह आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी दिनचर्या में बिग बास्केट पे कोई ऑर्डर करते हैं, बिग बास्केट पे आपने कोई ऑर्डर किया, तो आप पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले वेबसाइट खोलते हैं या ऐप खोलते हैं। तो ऐप में कुछ चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, शो कर रही होती हैं, उसके नीचे प्राइस लिखा हुआ है और सारी टर्म्स कंडीशन लिखी हुई हैं कि इसका ये MRP इतना है, इसमें इतना लेस कर दिया गया और अब इसके बाद लास्ट आपको जो प्राइस होगी वो इतना होगी। अब अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये आपको लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये ऑफ़र ना होकर के इन्विटेशन है ऑफ़र के लिए कि हमारी इन शर्तों पे आप चाहें तो हमें ऑफ़र दे सकते हैं और हम आपको सेल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स इन कंडीशंस पे। तो यानी अब आप जो कस्टमर है, मैं मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ, तो मैंने वेबसाइट देखी, ऐप पे देखा और इसके बाद मैंने वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया। जब मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया यानी सामान को अपने कार्ट में डाल दिया, तो ये मैंने ऑफ़र किया। अब ऑफ़र के बाद ऑफ़र फाइनल कैसे माना जाएगा कि जब मैंने इन वस्तुओं को कार्ट में डालने के बाद पेमेंट किया और उस पर्टिकुलर साइट ने यानी बिग बास्केट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पैसा उसने अपने पास जमा कर लिया, जब पैसा ले लिया उसने, इसका मतलब मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हो रही है, मेरे ऑफ़र से, मेरे द्वारा ये कहने पे कि मुझे ये सामान चाहिए, और पार्टी ने, वेबसाइट ने पैसा ले लिया तो उसने मेरे ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही उसने मेरे ऑफ़र को स्वीकार किया, यहीं से प्रॉमिस क्रिएट हो गई, वचन आ गया। यानी अब वेबसाइट ने वचन दिया कि मैं आपको ये सामान डिलीवर करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। और हम दोनों लोगों का जो प्रॉमिस है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसके लिए पे करूँगा। अगर मान लीजिए कि डिलीवरी के समय मैंने पेमेंट यानी COD का मैंने ऑप्शन लिया हुआ, कैश ऑन डिलीवरी, तो इसका मतलब मैंने प्रॉमिस किया कि जब आप सामान देंगे तो मैं आपको पे करूँगा, और वेबसाइट ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको सामान डिलीवर करूँगा। तो ये जो दोनों लोगों की प्रॉमिस है आपस में एक दूसरे के लिए, यही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, और यही फिर आगे कन्वर्ट होता है एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट को जब आप इन्फोर्स कर पाएंगे कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, तो इसी को आप कहते हैं इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट। और यही इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हम लोगों ने उठाया, इसका मतलब कोई सहमति, किसी बात के करने या न करने की सहमति
और उस सहमति को जब कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, संविदा कहते हैं। अदरवाइज़ सभी बातचीत अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसके बाद इन्हीं बातों को हम फॉर्मल वे में, यानी इन विद्वानों यानी जूरिस्ट के द्वारा इन्हीं को परिभाषित किया गया है। आपको मेंस में लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी परिभाषा को लिख सकते हैं, यानी अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने परिभाषित किया है। एंसन महोदय कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट ही, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है, और ये दो व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, और इसके द्वारा राइट्स एक पार्टी को मिलता है और दूसरी पार्टी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आता है, और ये एक दूसरे के लिए कुछ करने या न करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सलमन महोदय क्या कह रहे हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़, और ये पक्षकारों के बीच में कोई न कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ये एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के द्वारा कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। और पोलक क्या कह रहे हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल किया जा सकता है लॉ के द्वारा तो वही कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ऊपर जो हम लोगों ने बात की उन्हीं बातों को ये लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। कोई भी जूरिस्ट जो है उन्हीं बातों को परिभाषित करता है जो हम आप सामान्य रूप से समझ पाते हैं और जान पाते हैं, और दूसरे वे में कहें तो उन्हीं जूरिस्ट की बातों को हम लोग अपने हिसाब से अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जितनी बातें मैंने कही वही सारी बातें अब यहाँ पे फॉर्मल वे में लिखी हुई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो फिर अब क्वेश्चन अराइज होगा कि एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट को फिर आप एग्रीमेंट जहाँ पे डिफ़ाइन किया गया वहाँ से एग्रीमेंट की डिफिनीसन को लेते हैं, यानी व्हाट इज़ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट को 2E में डिफ़ाइन कर लिया गया है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, तो सेक्शन 10 में इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ अलग अलग दूसरे प्रोविज़न से ला करके और 4 इन्फोर्सेबिलिटी आप जोड़ लेते हैं, तो कुल 10 इन्फोर्सेबिलिटी के एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा, यानी इन 10 एलिमेंट्स के फुलफिल होने के बाद तब आप कहते हैं कि कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। अब इसके बाद एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट में प्रॉमिस वर्ड आ गया कि प्रॉमिस जो कंसिडरेशन को फॉर्म करे वही एग्रीमेंट है, तो यानी इसका मतलब प्रॉमिस होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज़ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस के लिए है कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, तो इसका मतलब कि एक्सेप्टेड प्रपोजल ही प्रॉमिस है। अब एक्सेप्टेंस क्या है, तो किसी प्रपोजल के प्रति अपनी जो एसेंट देना या अनुमति देना, यही एक्सेप्टेंस है। तो प्रपोजल क्या है कि अपनी इच्छा किसी व्यक्ति को जाहिर करना कुछ करने या न करने के लिए, ये प्रपोजल है। अब एक इसको हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर से देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले कोई व्यक्ति ऑफ़र करता है अपनी, यानी अपने मन की बात बताता है दूसरे को, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जब वो प्रॉमिस बनता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कंसिडरेशन हो जाता है, प्रतिफल, और वही एग्रीमेंट बन जाता है। और जब उस एग्रीमेंट को लॉ या कोर्ट के द्वारा आप इन्फोर्स कर सकते हो तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इतनी बात हमें पता चल गई। तो इसका मतलब ये निकला कि क्या कोई ऐसा भी एग्रीमेंट है जिसे कानूनी तौर पे या न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि राजनैतिक बातचीत, सामाजिक बातचीत, पारिवारिक बातचीत। आपने अपनी माताजी से कहा कि मम्मी आज खीर बना लेना, और मम्मा ने कहा कि हाँ ठीक है बेटा खीर बना लेंगे। मम्मा जब किचन में जाती हैं तो दूध फट गया था, या बिल्ली ने जूठा कर लिया, बिल्ली ने गिरा दिया था, अब दूध नहीं है, और किन्हीं कारणों से अब बाहर से दूध आने का समय नहीं है या सिचुएशन नहीं है, तो मम्मा ने अब खीर नहीं बनाई बल्कि सामान्य दाल चावल रोटी सब्ज़ी बना लिया। या दाल चावल रोटी सब्ज़ी के बाद खीर बननी थी तो खीर नहीं बनाया, वही सामान्य खाना बना हुआ है। जब आप खाने के लिए बैठे तो आप गुस्सा हो गए, आप थाली पटक सकते हैं, मम्मा को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अब ये जो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई थी माँ बेटे के बीच में, इसे मैं जाऊंगा कोर्ट के पास या थाने में जाऊंगा, FIR करूंगा, या कोर्ट में जा कर के कंप्लेंट दाखिल करूंगा, या इस अपने मम्मा और अपने बीच में हुई बातचीत को इन्फोर्स कराने की कोशिश करूंगा, ये आप नहीं कर सकते। कानून इसकी मान्यता नहीं देता, कानून इसे इन्फोर्स नहीं कराएगा, और आप भी या मम्मा भी, दोनों लोगों में से कोई भी ये बात सोचता भी नहीं है कि हमें न्यायालय जाना है, कोर्ट में जाना है और अपने इस खीर बनवाने की बात को मम्मा को बाध्य करना है, या मम्मा सोचें कि मैंने खीर बनाई, ये खा नहीं रहे हैं जबकि इन्होंने ही कहा था खीर खाने के लिए, तो मम्मा भी कोर्ट नहीं जा सकती और आप भी कोर्ट नहीं जा सकते। तो यानी आपने परिवार में अपने बातचीत की, समाज में कोई बातचीत हो रही है, राजनीतिक तौर पर कोई भाषण दिया जाता है, कोई प्रॉमिस किया जाता है किसी लीडर द्वारा, तो इन बातों को आप कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते और नहीं कराते हैं। तो इन्हीं एग्रीमेंट को, यानी वहाँ तक जो बातचीत हुई थी वो एग्रीमेंट तो था, लेकिन उसे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते या नहीं कराते हैं, तो
तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जिसे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और जिसे इन्फोर्स करा पाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही सिंपल सी बात आपको समझ लेनी है कि एग्रीमेंट तक तो यानी जो कुछ भी बातचीत आप करेंगे किसी भी व्यक्ति से वो सभी एग्रीमेंट होगा, लेकिन जब तक वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाने लायक होगा तब तक उसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो एक तो सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक मैटर को आप अलग कर लेते हैं, और दूसरा आप अलग करते हैं किसे, जिसमें कोई दूसरा लेकुनाज हो। कौन सा लेकुनाज? जिसे धारा 10 में बताया गया है। उन लेकुनाज की आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी आपको केवल इतना जान लेना है कि विधि द्वारा उसे रोका गया हो, या ये तीन जो कैटेगरी है, सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक, इन कैटेगरीज के एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स नहीं करा पाते हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बाकी सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्हें इन्फोर्स किया जा सकता हो। तो इसका मतलब इन सभी बातचीत से हमें ये बात पता चली कि कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी जो है वो ऑफ़र से स्टार्ट होती है। द जर्नी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विथ ऑफ़र या प्रपोजल। तो जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी होगी तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग करनी होगी ऑफ़र से। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा हम लोग उसमें ऑफ़र की बात करेंगे, और ऑफ़र से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, अलग अलग सभी टॉपिक पे। अब इसके बाद हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हमें थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस रूप में वर्णित है, इसके कितने भाग हैं, किस रूप में हमें इसे पढ़ना है, किस रूप में इसे हमें समझना है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड है। किन रूपों में डिवाइड है? तो अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो भागों में किस रूप में डिवाइड है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसे दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जनरल प्रिंसिपल और इधर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और इधर हो गया जनरल प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट में इस तरह से, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये वो भाग है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए क्या कहते हैं कि भोजन में, फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, वसा होना चाहिए। तो ये सब गुण होने चाहिए। तो इन्हीं एसेंशियल्स के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, खाना बनेगा, भोजन बनेगा। लेकिन उसी खाने का अलग अलग एक अगर उदाहरण ले आप, तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, घी, चटनी, ये सब अलग अलग उसके रूप हैं। तो उसी तरह से इन आधार पे जब आपने संविदा बनाई तो उन्हीं संविधाओं का यहाँ पे उदाहरण आपको दे दिया गया, दो चार संविधाओं का, इस तरह से संविधाएं बनाई जा सकती हैं। तो यानी दूसरे पार्ट में आप स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और पहले पार्ट में आप जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि किन किन सिद्धांतों को लागू करके आप संविधाओं का निर्माण कर सकते हैं, और उन संविधाओं का पालन किस तरह से किया जाना चाहिए, और आप पालन नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इस भाग में आप जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल प्रिंसिपल्स में भी फिर आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं कि पहले पार्ट में आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, दूसरे पार्ट में आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और तीसरे पार्ट में आप नॉन परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा, नॉन परफॉर्मेंस। अब इन्हीं बातों को ऊपर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल वे में अगर देखें तो अब देखिए, ये जो पहले जनरल प्रिंसिपल को आपने तीन पार्ट में क्या बांटा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सेक्शन 2 से लेकर के 30 तक, और ये डील्स विथ इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे। फिर दूसरा जो पार्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सेक्शन 31 से 37 तक की बात की गई है, और फिर इसी में एक दूसरा पार्ट है 68 से 72 जिसको आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसको इसमें आपने किस लिए शामिल किया हुआ है कि ये कहीं ना कहीं संविदा का पालन भी है और कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। जब हम लोग डिटेल बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तो वहाँ बात करेंगे इसकी। तो यानी यहाँ पे दो पार्ट में इसकी बात करनी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और तीसरा पार्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, यानी ब्रीच कर दिया किसी ने अपने प्रॉमिस को, यानी नहीं पूरा किया तो उसका क्या परिणाम होगा, यानी नॉन परफॉर्मेंस।
तो इसकी बात की गई है सेक्शन 73 टू 75 में। अब इसके बाद यदि बात की जाए कि जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात कहाँ पे कैसे की गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, इन दोनों को एक चैप्टर में रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात एक अलग चैप्टर में बात की गई है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात अलग चैप्टर में की गई है। ये चैप्टर 10 है, ये चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 8 है, और चैप्टर 7 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी सोगा के रूप में 1930 में अलग एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के रूप में। और इसके बाद यहाँ जो 11th चैप्टर था इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको अलग एक्ट बना दिया गया 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूप में। तो 2 चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग निकाल दिए गए। आज की डेट में कुल इसमें 9 अध्याय हैं, जिसमें से कि यदि हम जनरल प्रिंसिपल वाले पार्ट में बात करें तो 6 अध्याय यहाँ पे हैं और 3 अध्याय इसके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। तो इस तरह से 9 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे हम लोगों को जाननी है कि संविदा बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है। तो संविदा के बनने का 3 तरीका होता है बनाने का। म्यूचुअल निगोसिएशन, यानी आप बातचीत करके, वो मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, तो लिखित या मौखिक बातचीत के द्वारा आप संविदा करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले से ही छपी छपाई संविदा है, जिसे आप एडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि LIC को बहुत से लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि LIC एक एक व्यक्ति से अलग अलग निगोसिएशन करे, बातचीत करे, तब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्म LIC स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करती है, और वही फॉर्म सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है, और सामने वाली जो पार्टी होती है उसके पास केवल ऑप्शन होता है या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे, उसके पास निगोसिएशन का ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एडेशन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा तरीका होता है स्टॉपेल, यानी प्रोमिसरी स्टॉपेल के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसकी बात हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। तो अभी मोटे तौर पे जो हम लोगों को बात पता चली कि संविदा अधिनियम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग फिर 3 भागों में विभाजित है, और यहाँ पे कुल 9 अध्याय हम लोगों को पढ़ने हैं। 6 अध्याय में हम लोगों को जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है, 3 अध्यायों में हम लोगों को स्पेशल उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और इस रूप में हम लोग संविदा विधि को पढ़ेंगे। अब ये वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल है, फ्रूटफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह से यदि आपको आंसर राइटिंग करनी होगी तो इसी रूप में आपको चीज़ों को लिखना भी है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज़ एग्रीमेंट, तो जैसा हम लोगों ने बात की, जिस रूप में बात की, उसी तरह से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, या आप इस लेक्चर को सुनते हुए भी लिख सकते हैं मेन बातों को, और फिर अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। धन्यवाद।